अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 5.1 है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन और प्लेन के ऊपर डिनोट करने। नंबर लाइन के ऊपर इनको हम उस वक्त डिनोट करेंगे जब हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक होगा, और इसको हम प्लेन के अंदर उस वक्त डिनोट करेंगे जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट दी सोल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। यहाँ पे हमने रियल लाइन के ऊपर सोल्यूशन को डिनोट करना है। देखिए रियल लाइन के ऊपर हमने क्यों डिनोट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स। अगर यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होते एक्स और वाई, जैसे कि हमारे अगले क्वेश्चन के अंदर होंगे, तो उस वक्त इसको हम डिनोट करते प्लेन के अंदर, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसीलिए इसको हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हेयर इज अवर पार्ट फर्स्ट, 12x + 30 इज इक्वल टू -6। यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है। उस इक्वेशन को हमने दोबारा लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो 30 है, आप देख सकते हैं प्लस का है, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे हमारे पास -6 है और माइनस का 30 है, दोनों के साइन है सेम, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा बड़े नंबर वाला, यानी कि माइनस का साइन आएगा, और दोनों ये ऐड होके हो जाएंगे -36। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो 12 है, इसको आप दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दें। यहाँ से 12 के साथ 12 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो नीचे 12 है, ये डिवाइड करेगा -36 को -3 टाइम्स। तो इसलिए हमारे पास जो x है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई -3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -3 को हमने किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। सबसे पहले आपने इस तरह से नंबर लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद आपने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को डिनोट करना है। सेंटर में 0 होता है, इधर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, और इधर होते हैं हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स -1 -2 -3। हमें चाहिए था -3, तो -3 यहाँ पे होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम अपने इससे पहले एक चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल कि किस तरह से हमने नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब देखें यहाँ पे हमें जो इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर एक छोटी सी फ्रैक्शन भी है, लेकिन इसके ऊपर भी प्रोसीजर हम सेम वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस +6 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। देखें यहाँ पे जो इसका प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल सा है। प्रोसीजर ये है कि हमने, क्योंकि यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि उसी x की वैल्यू को ही हमने डिनोट करना होता है नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x वाला पार्ट है उसको अकेला बचाना है, बाकी जो कुछ भी है उसको हमने दूसरी साइड के ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास +6 था, इसको हम इधर ले गए तो ये माइनस का 6 हो गया है। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 18 हो जाएगा, और जो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको हम उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो -18 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 54 होगा। और अगेन उसी तरह से हमने अपनी नंबर लाइन बनाई है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो हमने जो स्पेस दी है वो 10 की हमने स्पेस दी है। सबसे पहले हमारे पास 10 है, फिर 20 है, लेकिन हमारे पास जो नंबर है, जो x की वैल्यू है जिसको हमने डिनोट करना है, वो है -54। तो इसीलिए हमने इधर थोड़े ज़्यादा नंबर ले लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास है -10 -20 है, उसके बाद -30 है, फिर -40 है, फिर माइनस का 50 है, फिर माइनस का 60 है। तो हमारे पास जो माइनस का 54 है वो -50 और -60 के यहाँ दरमियान में कहीं होगा, लेकिन इसका जो हाफ है उससे ये पहले होगा इस साइड के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 54 डिनोट हो गया। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर तीनों फ्रैक्शंस हैं। हमारे पास जो ये तीनों फ्रैक्शंस हैं, इनके जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं, हम इनके एलसीएम्स ले लेते हैं। ठीक है, बल्कि इनका एक ही एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या है, इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एलसीएम ले लें इनका 2, 4 और 12 का। इस तरह से एलसीएम लेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे 2 को, उसके बाद आप लिखेंगे 4 को, और उसके बाद आप लिखेंगे 12 को, और इस तरह से फिर आप इनका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले आप इसके ऊपर 2 वाला टेबल भेजेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, इसके ऊपर 2 टाइम्स, और इसके ऊपर 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनका एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसका प्रोसीजर आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम इनका है वो आ गया है 12। ठीक है, 12 एलसीएम आएगा। उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करेंगे तो 12 हमारे पास जो इनका एलसीएम है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया इन तीनों फ्रैक्शंस के साथ। ठीक है, जब यहाँ पे आप 12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इन सब के साथ, तो उसके बाद ये जो 2 है ये इस 12 को 6 टाइम्स डिवाइड करेगा, 4 इस 12 को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, और जो 3 है ये फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 9 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये वाला 12, ये इस 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6x है, यहाँ पे हमारे पास -9x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 6x और यहाँ पे हमारे पास है 9x। अब 9x में से अगर आप 6x को माइनस कर दें तो पीछे आपके पास बचेंगे 3x, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो आएगा बड़े नंबर वाला यानी कि 9 वाला, तो माइनस का 3x बचेगा और इधर जो 1 है ये वैसे ही आएगा। उसके बाद ये जो माइनस का 3 है इसको आप दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे, इधर भी माइनस का 3 आएगा, इधर भी माइनस का 3 आएगा, यहाँ से -3 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा -1/3। तो ये जो -1/3 है इसको अब आपने डिनोट करना है नंबर लाइन के ऊपर। उसके लिए आप नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और इधर आप लिखेंगे -1। अब देखिए ये जो हमारे पास 1/3 है ये 0 और 1 के दरमियान होता है, 0 और 1 के दरमियान तो होता है, लेकिन इसके साथ क्योंकि माइनस है तो ये 0 और -1 के यहाँ पे कहीं दरमियान में आएगा। उसके बाद 1/3 का मतलब ये है कि 1/3 यानी कि 3 टोटल आपके पास पार्ट्स हैं, उनमें से आपने एक पार्ट लेना है। तो हमारे पास जो 0 और 1 के दरमियान वाला ये पोर्शन है माइनस वाला, या फिर 0 और -1 के दरमियान वाला जो पोर्शन है, इसमें से हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमने लेना है, लेकिन उससे पहले आपने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी करना है। 3 पार्ट्स के अंदर आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि ये आपके पास पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये आपके पास ये तीसरा पार्ट, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पहला पार्ट लेना है क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 1/3, तो ये है जी आपके पास 1/3, लेकिन क्योंकि आप इस साइड के ऊपर ले रहे हैं तो ये साथ माइनस भी इसके आएगा -1/3। तो इस तरह से आपने इसको डिनोट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास इसके पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे देखिए एक डॉट सामने लगा दिया है, ये डॉट इस चीज़ को डिनोट करता है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमने इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जिसका 4th पार्ट। यहाँ पे जो हमारे पास इसका 4th पार्ट, यहाँ पे हमारे पास जो 7 है, आपने सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करवा देना ब्रैकेट के अंदर। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगे 14 हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगे 28 हो जाएगा और जो 12x इसको आपने वैसे लिख देना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास है 14x और यहाँ पे आपके पास है 12x, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास हो जाएगा 26x और उसके बाद ये जो 28 है ये साथ वैसे ही आएगा और ये 2 इधर वैसे ही आ रहा है साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो 26x है इसको आप यहीं पे रहने दें, ठीक है। और उसके बाद जो 28 है इसको आप ले जाएं उधर, 28 को अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये 2 में से जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 में से माइनस हो गया और जो 26x है इसको आपने वहीं पे रहने दिया है अपनी जगह के ऊपर। 26x वैसे ही आएगा और 2 में से अगर आप 28 को माइनस करें तो आंसर आपके पास आएगा -26। उसके बाद 26 को आप दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दें, यहाँ से 26 जो है वो डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो दूसरी साइड है इधर जाके जब ये डिवाइड होगा यहाँ पे इस तरह से, तो आंसर आपके पास आएगा -1। तो -1 जो है इसको आपने अब नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। तो सिंपली आप नंबर लाइन ड्रा करें इस तरह से, सेंटर में 0 लिखें, इधर -1 लिखें और इसके अंदर एक डॉट बना दें जो कि -1 को डिनोट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर अगेन हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। इन फ्रैक्शंस के नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका आप एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम हमारे पास 12 आएगा। 12 को आप इन तीनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो 3 को आप 12 के साथ जब डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 4। उसके बाद 4 को जब आप 12 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास 3 आएगा। उसके बाद 6 को जब आप 12 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद इन सब को आप ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 8x, यहाँ पे हमारे पास है -9x, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें। -4 जो है इसको आप इधर ऐड करवा दें इस तरह से और 8x और -9x ये सॉल्व होके -x हो जाएंगे और 10 और 4 ऐड होके हो जाएंगे 14। उसके बाद ये जो x है इसके साथ है माइनस, हमें x माइनस में नहीं चाहिए, हमें x चाहिए प्लस में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास पूरी इक्वेशन है इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आप -x को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे +x हो जाएगा और अगर आप इस 14 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -14 हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपके पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई -14। अब आपने -14 को डिनोट करना है नंबर लाइन के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमने अब 5 के डिफरेंस के साथ नंबर्स डिनोट किए हैं
क्योंकि यही हमें अब इस तरह से सूट कर रहे थे -14 को डिनोट करने के लिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, उसी तरह से इधर भी आप लिखते हैं -5 -10 माइनस का 15। तो जो माइनस का 14 है ये -15 के साथ यहाँ पे कहीं आएगा, जिसको हमने यहाँ पे डॉट से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो तो इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई थी, काफ़ी कम्प्लेक्स फॉर्म में थी, लेकिन इनको हमने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड की, फिर उस x की वैल्यू को हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया है। हमने जो x की वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया है, इनफैक्ट हमने इन इक्वेशंस को इन नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ही हमारे पास इसका 6th पार्ट, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, इनका आप एलसीएम ले लेंगे 10 और 5 का, जो कि 10 के बराबर आएगा। इस 10 को आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस तो 2 हैं, फ्रैक्शंस हैं 2, एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, लेकिन जो टोटल टर्म्स हैं वो 3 हैं। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो इसीलिए हमारे पास जो एलसीएम आता है डिनोमिनेटर्स का, उनको आपने या फिर उस एलसीएम को आपने उन तीनों टर्म्स के साथ या फिर जितनी भी टर्म्स हों इक्वेशन के अंदर, उन सब के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हम 10 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से। उसके बाद 10 के साथ 10 डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएंगे। और 5 जो है ये 10 के साथ जब सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पर 2 आएगा, और ये जो 2 है ये जब मल्टीप्लाई होगा इस 10 के साथ तो आंसर आएगा 20, और साथ x भी है तो 20x साथ माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 90 हो गए, और 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, और ये जो -5x ये साथ वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो माइनस का 20x है ये वाला, इसको जब आप उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा दूसरी साइड के ऊपर जाके, 90 वहीं पर रह जाएगा। 20x में से जब आप 5x को माइनस करेंगे तो पीछे बचेंगे 15x, और उसके बाद 90 वैसे ही जाएगा। उसके बाद आपने 15 को दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा देना इस तरह से, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। उसके बाद जब आप 90 के ऊपर 15 को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 6। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। इस 6 को आप डिनोट कर दें नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन इस तरह से ड्रा करें, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमारे पास जो 6 है उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया। हमने 6 को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया, इनफैक्ट हमने इस इक्वेशन को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें इक्वेशंस की बजाय इनइक्वालिटीज गिवन है, हमने इन इक्वालिटीज को सॉल्व करके रियल लाइन के ऊपर डिनोट करने। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हमें गिवन है x - 6 इज लेस देन और इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइनस का 6 है इसको हम दोनों साइड्स के ऊपर ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस का है। दोनों साइड्स के ऊपर इसको अगर हम ऐड करें तो इसको हम x के साथ ख़त्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो x है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी कि x किस चीज़ से लेस देन और इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो -6 था उसको ख़त्म करने के लिए हमने 6 को दोनों साइड्स के ऊपर ऐड कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ से 6 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे 6 और -2 सॉल्व होके या फिर ऐड होके प्लस का 4 हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर लाइन डिनोट करें, उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर आप 4 लिखें। यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो 4 के बराबर भी हो सकती हैं और 4 से छोटी भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास जो साइन होते हैं इसको हम पहले अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइड इसकी ओपन होती है उधर जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो इसकी साइड क्लोज होती है यानी कि छोटी साइड होती है वहाँ पे जो नंबर होता है वो छोटा नंबर होता है। तो x छोटा है 4 से, और इसके नीचे जो यहाँ पे एक और लाइन है इसका मतलब ये है कि x 4 के बराबर भी है। तो x क्योंकि यहाँ पे 4 के बराबर है तो इसीलिए हमने 4 के ऊपर यहाँ पे एक डॉट लगाया है, और उस डॉट के बाद हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया इस तरह से आगे जहाँ तक हमारी ये रियल लाइन जा रही थी, ठीक है। इसको आपने पहले यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, आपने ये जो लाइन आगे एक्सटेंड करनी है इस लाइन को आपने इधर एक्सटेंड करना है जहाँ तक हमारी रियल लाइन जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो x है इसकी वैल्यूज़ 4 के बराबर भी हैं और 4 से छोटी भी हैं, यानी कि 4 के बराबर और 4 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारी की सारी x की वैल्यूज़ हैं। तो हमने इस तरह से इसको डिनोट कर दिया। इसको डिनोट इस तरह से जो हम कर रहे हैं किताब के अंदर इसको ऐसे डिनोट किया हुआ है, इसको आप दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि यहाँ पे आप 4 के ऊपर एक डॉट लगा लें, ठीक है। उसके बाद जिस पेंसिल से आप ये रियल लाइन ड्रा करेंगे उससे थोड़ी मोटी पेंसिल लेके आप इस तरह से जो x की वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो 4 भी हैं और 4 से छोटी भी सारी वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो x है
उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हमारे पास यहाँ पे जो माइनस का 16 है उसको आप दोनों साइड्स के ऊपर ऐड करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हमने -16 को दोनों साइड्स के ऊपर ऐड किया, यहाँ पे ये दोनों ऐड होके 7 हो जाएंगे और ये यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे 7 रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो x है वो अब 7 से लेस है, क्योंकि x जो है इसकी तरफ जो हमारा साइन है उसकी जो साइड है वो छोटी है और जो 7 है उसकी तरफ हमारा जो साइन है उसकी जो साइड है वो बड़ी है, इस तरह से। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे x को देख रहे हैं तो इसीलिए आप x को पहले लिखें और 7 को बाद में लिखें। जब आप x को पहले लिखेंगे 7 को बाद में लिखेंगे तो हमारे पास ये जो साइन है ये भी चेंज हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि x की तरफ इसकी छोटी साइड है और 7 की तरफ इसकी बड़ी साइड है, तो आपने इसको वैसे लिखना है। x इज़ लेस देन 7 यहाँ पे भी था, यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे ही x इज़ लेस देन 7। अब देखें x लेस देन 7 है, लेस देन और इक्वल टू 7 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये साइन है इसके नीचे एक छोटी लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो अब 7 के बराबर नहीं हो सकता, 7 से छोटा हो सकता है। तो हम अब क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर हम 7 को डिनोट करेंगे, 7 के ऊपर हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल का मतलब ये है कि 7 अब इंक्लूडेड नहीं है, x की वैल्यू 7 के बराबर नहीं है, 7 के बराबर तो x की वैल्यूज़ नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, इस सर्कल से आगे आपने एक लाइन ऐसे एक्सटेंड करनी है जहाँ तक आपकी रियल लाइन जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज़ 7 से छोटी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पे आप देखें जो ये वाला 3 है हमने इसको ख़त्म करना है। उसके लिए हम इस 3 को दोनों साइड से माइनस कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2x, सिर्फ ये रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला प्लस का 3 है और ये जो माइनस का 3 है ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए। उसके बाद यहाँ पे भी 3 था और इधर हमने -3 खुद से लगाया तो ये दोनों भी कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। उसके बाद 2x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। 2 को आप दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दें क्योंकि आपको सिर्फ x चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। इस तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और इधर 0 हो जाएगा क्योंकि 0/2 जो है इसका आंसर आएगा 0। उसके बाद x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है यहाँ पे, यानी कि 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है। तो आप 0 के ऊपर एक डॉट लगाएंगे और लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे अब इस तरफ, क्योंकि हमारे पास जो x है वो 0 से यहाँ पे बड़ा है। 0 से जो बड़े नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए आपने इस लाइन को पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर एक्सटेंड करना है, नेगेटिव वाली साइड के ऊपर एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो पहले नंबर से वो इस तरह के नंबर से कि उनसे x हमारा छोटा था। x जब छोटा होता है किसी भी नंबर से तो फिर वो इस तरफ जाता है, लेकिन x जब किसी भी नंबर से बड़ा होता है तो हमारे पास जो लाइन है वो इस तरफ जाती है पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास जो 6 है इसको आप सबसे पहले इन दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ तब भी ठीक है, अगर आप दोनों साइड्स के ऊपर 6 को डिवाइड करवा दें तब भी ठीक है। हम दूसरे तरीके से इसको करके देखते हैं, उसके बाद ये वाला जो मेथड है ये भी देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 6 है इसको आप दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दें, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा और 0/6 जो है ये 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 10 जो है ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। अब जो 10 है ये इधर जाके हो जाएगा दूसरी साइड के ऊपर माइनस का, यानी कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू -10। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर होगा और इधर भी हमारे पास यही आंसर है। तो हमारे पास जो यहाँ पे मेथड लिखा हुआ इसको भी हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद हमारे पास जो 60 है इसको हमने दोनों साइड्स के ऊपर माइनस कर दिया। उसके बाद जो 6x है इसके साथ जो 6 है इसको ख़त्म करने के लिए हमने 6 को दोनों के ऊपर डिवाइड करवा दिया, यानी कि दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह 6 के साथ हम डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा -10। उसी तरह से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले साइन देखेंगे, साइन हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि इक्वलिटी का भी यहाँ पे कंसेप्ट है, तो इसीलिए हमने -10 के ऊपर यहाँ पे डॉट लगाना है। उसके बाद जो नंबर्स हैं वो हमने इधर नेगेटिव वाली साइड के ऊपर, यानी कि छोटी साइड के ऊपर डिनोट करने हैं एक लाइन की हेल्प से। उस लाइन को हमने जहाँ तक हमारी नंबर लाइन है वहाँ तक उसको एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं। इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका आप लेंगे एलसीएम जो कि 12 के बराबर आएगा। उस 12 को आप इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से। जब सिंपलीफाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं या फिर जो एक्सप्रेशन है ये वाली या फिर इनइक्वालिटी है वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 और 5 को, तो 20 हो जाएगा। 3 3s are 9 और उसके बाद माइनस का 1 वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए x के लिए जो माइनस का 9 है इसको आप उधर जाके प्लस कर देंगे या फिर दोनों साइड्स के ऊपर इसको प्लस कर देंगे आप 9 को। इधर भी 9 प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे
और यहाँ पे सिर्फ 20x हमारे पास ये रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों सॉल्व होकर प्लस का 8 हो जाएंगे। उसके बाद जो 20x को आप दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा देंगे इस तरीके से, और उसके बाद 20 के साथ 20 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो 8 है इसके साथ 20 कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो 4 है वो टेबल जाता है इन दोनों के ऊपर, 4 वाला टेबल 8 के ऊपर जाएगा 2 टाइम्स इस तरह से, और 20 के ऊपर जाएगा 5 टाइम्स इस तरह से। तो x जो है वो हमारे पास लेस देन है 2 और 5 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी गिवन थी स्टार्ट के अंदर, वहाँ पे जो साइन था वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन था, नीचे उसके इक्वल वाली जो लाइन है वो नहीं थी। तो इसलिए हमारे पास जो एंड के ऊपर जो आंसर आया है उसके नीचे भी इनइक्वालिटी का जो साइन है उसके नीचे इक्वालिटी वाला साइन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी का ही साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो लेस देन 2/5 है, तो हमने सबसे पहले 2/5 को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। तो जो 2/5 है ये हम जानते हैं कि 0 और 1 के दरमियान होता है। हमने 0 और 1 के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, और उसके बाद जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो हमने ले लेने हैं। ठीक है, इस तरह से 0 और 1 के दरमियान जो पोर्शन है उसको आप डिवाइड करेंगे इस तरह से 5 पार्ट्स के अंदर, और उसके बाद उनमें से जो पहले 2 पार्ट्स हैं या फिर जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ये आप लेंगे, ये होगा आपके पास 2/5। 2/5 हमें नहीं चाहिए क्योंकि x 2/5 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए 2/5 के ऊपर सर्कल आएगा, और उससे लेस है क्योंकि x की वैल्यू, तो आपने इस तरह से लाइन को इधर एक्सटेंड कर देना है। 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं, इनका अगर आप एलसीएम ले लें तो प्लस का 4 आएगा। 4 को आप इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से, इसके साथ भी, इसके साथ भी, -1 के साथ भी और इसके साथ भी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। 2 वाला टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद 4 और -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएंगे, और उसके बाद 2 वाला टेबल 4 के ऊपर जाएगा 2 टाइम्स, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2x यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो x - 2 है इसके साथ जो माइनस का 2 लिखा हुआ है इसको आप उधर जाके प्लस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पे हमें इस साइड के ऊपर चाहिए सिर्फ x, तो आप यहाँ पे अब ये कर रहे हैं कि जो x वाली टर्म्स हैं उनको आप एक साइड के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं, और जो x के बगैर वाली टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा कर रहे हैं दूसरी साइड के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये x वाली टर्म थी +2x, इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये -2x हो जाएगी। ठीक है, माइनस यहाँ पे आके होगी, इधर ये प्लस ही है, तो x - 2x हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो माइनस का 2 है ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का इस तरह से। ठीक है, तो x - 2x -x हो जाएगा, और जो -4 + 2 है ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे आपको -x नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्लस का x, तो उसके लिए आप इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 के साथ। जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों तो हो जाएंगे प्लस के, लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी होगा। वो काम ये होगा कि ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ एक इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर डिवाइड करवाते हैं, तो वो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि पहले हमारे पास जो ये वाली साइड थी ये थी छोटी, अब यहाँ पे ये साइड हो गई बड़ी, क्योंकि आपने -1 के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया है। माइनस का x हो जाएगा प्लस का x, और जो माइनस का 2 है ये हो जाएगा प्लस का 2। तो इस तरह से हमारे पास जो x है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू +2। आप सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर +2 को डिनोट करें। उसके बाद देखें यहाँ पे नीचे इक्वालिटी का भी साइन है, इसीलिए 2 के ऊपर आपने एक डॉट बनाना है। डॉट का मतलब ये है कि 2 शामिल है, अगर 2 शामिल ना होता तो हम डॉट की जगह सर्कल बनाते। यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 के ऊपर आपने इस तरह से डॉट बनाना है, और उसके बाद देखें x की वैल्यूज़ क्योंकि 2 से बड़ी हैं तो आपने अब अपनी लाइन को इस तरफ ऐसे एक्सटेंड करना है। ठीक है, अगर 2 से छोटी होती है x की वैल्यूज़ तो फिर आप इधर एक्सटेंड करते लाइन को, लेकिन 2 से क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हमने लाइन को इधर एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर हमारे पास अब 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। एक हमारे पास x वेरिएबल है, एक हमारे पास y वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल्स हैं। इन 2 वेरिएबल्स वाली इनइक्वालिटीज़ को हमने अब प्लेन के अंदर डिनोट करना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर या फिर इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो, x वेरिएबल हो, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं सिर्फ रियल लाइन को। लेकिन अगर हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर या फिर एक इनइक्वालिटी के अंदर या फिर 2 इकट्ठी अगर इनइक्वालिटीज़ हों, जैसे हमारे अगले क्वेश्चन के अंदर आएंगी, तो उस केस के अंदर हम प्लेन को यानी कि एक्स वाई प्लेन को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 रियल लाइंस होती हैं 90 के एंगल के ऊपर। वहाँ पे हम डिनोट करते हैं ऐसी इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस को जिनके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, इसके अंदर भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब प्लेन को यूज़ करेंगे। तो मेथड देखते हैं क्या मेथड है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शेड दी
सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर नीचे जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है इनके सोल्यूशन को शेड करना है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। अब देखें इस तरह के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर इनइक्वालिटीज़ गिवन हो और उनको हमने डिनोट करना एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो हम सबसे पहले उस इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन होती है या फिर जो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होती है वो लिखनी होती है। अब देखिए इस इनइक्वालिटी को अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करें तो उसके बाद ये जो इनइक्वालिटी का साइन इसकी जगह आ जाएगा इक्वेशन का साइन। अब देखें यहाँ पे मैं पहले आपको ग्राफ इसका दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ग्राफ इसका बनेगा ऐसे, ठीक है। जो हमारे पास ये जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन मैंने ये वाली लिखी है, फिर जो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास बनेगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ, यानी कि ये हमारे पास ये लाइन है। ये जो लाइन है आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो एक्स वाई प्लेन है उसको ये दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। दो कौन से पॉइंट्स हैं? एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस जैसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और उसके बाद ये हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस को हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास है जी वाई एक्सिस। अब देखिए वो दो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। वो दो पॉइंट्स हैं ये वाले, एक हमारे पास ये पॉइंट है ये, और एक है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो ये वाला जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। और वो पॉइंट जहाँ पे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। अगर हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और उसके बाद इन दोनों इंटरसेप्ट्स को हम ज्वाइन कर लें तो हमारे पास जो लाइन है उसका ग्राफ आ जाता है। तो हम यही मेथड यहाँ पे अब अडॉप्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, फिर दोनों को हम डिनोट कर देंगे अपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर और दोनों को फिर मिला के हम इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो बना देंगे। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन का ग्राफ बन गया, ये हमारे पास आंसर नहीं है, आंसर इसके बाद आएगा। ये जो इक्वेशन का ग्राफ है इसके बाद हम अपनी इनइक्वालिटी का ग्राफ लिखेंगे इस इक्वेशन के ग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे गिवन इनइक्वालिटी थी उसकी हेल्प से हमारे पास आ गई थी एक इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमने अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। देखें एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास जो यहाँ पे है, जब ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर y के लॉन्ग इसकी हाइट 0 है। ये वाला जो पॉइंट है ये पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा जाए ऊपर तो फिर हमारे पास y की कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास y एक्सिस के ऊपर होती हैं जहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है क्योंकि पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर एक्स एक्सिस की ऊपर वाली साइड के ऊपर होता है, यानी कि यहाँ पे होता है ये पॉइंट यहाँ पे कहीं, तो फिर y की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अगर ये पॉइंट होता है यहाँ पे नीचे तो फिर y की हमारे पास इसकी ये वैल्यू होती है और यहाँ पे y की वैल्यूज़ नीचे होती हैं नेगेटिव। लेकिन ये वाला पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे y की वैल्यू है 0। तो जब भी आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने y की वैल्यू 0 पुट करनी है। और इसी तरह से जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें तो ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है ये ना इस साइड के ऊपर है और ना ही ये इस साइड के ऊपर है। अगर तो ये होता इधर तो इसकी x की वैल्यू होती और x की कोई इसकी वैल्यू होती पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0। तो हमने जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उस वक्त हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो हमारे पास एक मेथड आ गया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए। x इंटरसेप्ट जब आप फाइंड करेंगे तो उस वक्त आपने y को 0 पुट करना है, और अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उस वक्त आपने x को 0 पुट करना है। तो इसको हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे आपने y को 0 पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन में y है इसको आप 0 पुट कर दें, और उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 जो कि 3 के बराबर है। आपने अब x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। x इंटरसेप्ट आपके पास है 3,0। अब जो 3,0 है ये बेसिकली एक पॉइंट है। 3 का मतलब है x कोऑर्डिनेट और जो 0 है ये हमारे पास है y कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है इसकी जनरल फॉर्म ये होती है x, y, ठीक है। जो पहला हमारे पास नंबर होता है वो होती है x की वैल्यू, और दूसरा नंबर जो है ये होती है हमेशा हमारे पास y की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास है जी x इंटरसेप्ट। उसके बाद आपने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। उसके लिए आप x को 0 पुट करेंगे। क्यों 0 पुट करेंगे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। x को अगर आप इसी इक्वेशन में 0 पुट करें तो इस तरह से हो जाएगा ये, और बाकी जो पूरी इक्वेशन है ये सेम वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आप जो फाइंड कर रहे हैं ये आप इस इक्वेशन के फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी की फाइंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है उसके लिए आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी है तो पूरा 0 हो जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली 6 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपने क्योंकि
पहले से x की वैल्यू 0 अज्यूम कर ली है, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 लिखेंगे y इंटरसेप्ट के अंदर। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो होगा y इंटरसेप्ट। x की वैल्यू आपने पहले से 0 फर्ज कर ली, वो आपने यहाँ पे लिख दी, और आपने जो y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है वो है 6, तो आपने 6 अब यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो x इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया उसको आप ज़रा दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लें। यहाँ पे हमने देखें y की वैल्यू खुद से 0 फ़र्ज़ की थी, क्योंकि जब x इंटरसेप्ट आप फाइंड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि y की वैल्यू है 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके बाद y की वैल्यू 0 करने से हमें जो x की वैल्यू मिली थी वो आपने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा x इंटरसेप्ट और इस तरह से आपने लिखा y इंटरसेप्ट। अब ये जो दोनों आपके पास आ गए हैं इंटरसेप्ट्स, इनको आपने अब प्लेन के अंदर यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर करना है डिनोट। इनको करने के लिए देखें हम इनको डिनोट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने बनाना है एक्स एक्सिस इस तरह से ऐसे, उसके बाद आपने इस तरह से बना देना है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमारे पास आ गए। उसके बाद आप एक्स इंटरसेप्ट को एक्स एक्सिस के ऊपर डिनोट करें। डिनोट इस तरह से करेंगे कि आपने करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इनको नंबर्स देने हैं। 1 यहाँ पे फॉर एग्जांपल, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, -1 -2 -3। इसी तरह से आपने वाई एक्सिस के ऊपर भी नंबर्स लगाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्केलिंग का मतलब ये है कि जो आपने डिस्टेंस यहाँ पे रखना है इन नंबर्स के दरमियान, वही आपने डिस्टेंस रखना है वाई एक्सिस के ऊपर। अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, वो है 3,0। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो आपने एक्स के अलॉन्ग जाना है 3 यूनिट्स, और वाई की वैल्यू यहाँ पे है 0। जब वाई की वैल्यू 0 तो आपने वाई के अलॉन्ग ऊपर या नीचे नहीं जाना, आपने यहीं पे स्टॉप करना है। तो ये आपके पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास आ गया एक्स इंटरसेप्ट। आपने यहाँ पे एक डॉट ऐसे लगा देना है। उसी तरह से आपने वाई इंटरसेप्ट अब देखना है। वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, 0, एक्स की वैल्यू 0, यानी कि एक्स के अलॉन्ग आपने इधर भी नहीं जाना और इधर भी आपने नहीं जाना, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपके पास 0। लेकिन जो वाई है इसकी वैल्यू है 6, तो आपने देखें एक्स की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 0 थी, तो आपने यहाँ पे इसको स्टॉप ज़रूर करना है। आपने यहाँ पे रहना है 0 के ऊपर। वाई की वैल्यू 6 है, तो आपने ऊपर जाना है 6 यूनिट्स यहाँ तक। तो ये जो आपके पास पॉइंट आया है, ये आपके पास आ गया है 0,6, ये वाला पॉइंट। देखें आपके पास अब 2 पॉइंट्स आ गए, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। अब ये जो दोनों इंटरसेप्ट्स हैं, इनको आपने करना है ज्वाइन। इनको जब आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे, तो उस वक्त आपके पास जो लाइन है, ये होगा आपके पास ग्राफ आपकी गिवन इक्वेशन का। अब जो इक्वेशन है उसका तो आपके पास ग्राफ आ गया, लेकिन आपने अब जो इनइक्वालिटी थी उसका सोल्यूशन शेड करना था। इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो शेड नहीं करना था। अब जो इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये हमें हेल्प करेगा कि हम इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है उसको शेड करें। कैसे देखें शेड होगा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। अब देखिए हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, इसका जो सोल्यूशन होगा, इसके लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं 2। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन सारे का सारा हो इस साइड के ऊपर, ठीक है, ऐसे उसको हम शेड कर दें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम उसका सोल्यूशन इधर ऐसे शेड कर दें, इस तरह से, ठीक है। जो दूसरी साइड है उसको मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको हम इधर शेड कर दें, ये पूरी साइड हम ऐसे शेड कर दें। तो उसके लिए हमारे पास एक और स्टेप है, वो स्टेप होता है टेस्ट द ओरिजिन। हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। हम अब इस 0 0 को पुट करके देखेंगे, या फिर ओरिजिन को हम पुट करके देखेंगे अपनी इस गिवन इनइक्वालिटी के अंदर यहाँ पे। अब आपने ये याद रखना है कि जब आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने, तो आपने इक्वेशन को यूज़ करना है। इस इनइक्वालिटी से आपको जो इक्वेशन मिली है, इसको यूज़ करके आपने फाइंड करने है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और फिर आपने उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। जब आपने ये तीसरा स्टेप करना है, यानी कि पहला स्टेप हो गया एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा स्टेप हो गया वाई इंटरसेप्ट, और तीसरा स्टेप होता है टेस्ट द ओरिजिन। जब आपने ओरिजिन को टेस्ट करना है, तो उस वक्त आपने अपनी जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है उसको यूज़ करना है। हमने अब ओरिजिन की वैल्यू यानी कि 0,0, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 पुट करनी है अपनी इनइक्वालिटी के अंदर। अगर तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाती है वैल्यू को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ओरिजिन है, ये इसके सोल्यूशन में है शामिल। अगर ओरिजिन इसके सोल्यूशन में शामिल है, तो उस वक्त देखें हम क्या करेंगे, उस वक्त फिर हम ये वाली साइड ऐसे शेड कर देंगे। अगर तो हमारे पास आंसर ये आया अगले स्टेप के अंदर कि जो ओरिजिन है ये शामिल नहीं है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है इसने अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई ना किया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस साइड को शेड नहीं करेंगे ओरिजिन वाली साइड को, फिर हम इस दूसरी साइड को शेड करेंगे जहाँ पे ओरिजिन नहीं होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप टेस्ट द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, एज गिवन जो में इनइक्वालिटी गिवन थी, हमने सबसे पहले वो इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखी है। अब हमने क्योंकि ओरिजिन को टेस्ट करना है, तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू भी वहाँ पे 0 होती है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0, क्योंकि जो ओरिजिन है वो होता है 0 0 के बराबर। तो यहाँ पे आप पुट कर दें
एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0, एक्स की जगह भी 0 पुट करें, वाई की जगह भी आप 0 पुट करें इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो 0 + 0 जो है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 zeros are 0 और 0 जो है वो तो है 0, 0 और 0 जब ऐड होंगे तो इस साइड के ऊपर आपके पास आ जाएगा 0 और इस साइड के ऊपर आपके पास है 6। अब आप देखिए इस इनइक्वालिटी को कि क्या ये इनइक्वालिटी में जो बता रही है वो ठीक है या ठीक नहीं है। किस तरह से, जो 0 है ये इनइक्वालिटी में बता रही है कि 0 जो है वो 6 है छोटा, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो जो 0 है ये वाकई 6 से छोटा होता है, 6 के बराबर तो नहीं होता लेकिन 6 से छोटा ज़रूर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस इनइक्वालिटी ने इस ओरिजिन को कर दिया सेटिस्फाई, क्योंकि इसने हमें ठीक बात बताई है। अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल होता कि 0 ये हमें बता देता ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो फिर ये हम इसको कहते हैं कि इसने सेटिस्फाई नहीं किया, फिर हम दूसरी साइड को शेड करते। यहाँ पे क्योंकि इस इनइक्वालिटी ने ओरिजिन को कर दिया सेटिस्फाई, तो इसलिए जो ओरिजिन है ये इसके सोल्यूशन में शामिल है। तो यहाँ पे हमने नीचे इसलिए ये लिख दिया, हैंस 0 0 इज़ इंक्लूडेड इन सोल्यूशन। जो 0 0 है या फिर जो ओरिजिन है ये इसके सोल्यूशन में शामिल है। तो आपने यहाँ पे जो इसकी साइड शेड की है वो ये वाली साइड आपने यहाँ पे शेड कर दी। तो ये है जी आपके पास इसका सोल्यूशन जो आपने शेड कर दिया है। इसको मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक इनइक्वालिटी गिवन होगी जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे x और y। जब 2 वेरिएबल्स होते हैं x और y तो उस वक्त हम प्लेन यानी कि एक्स वाई प्लेन को यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसको हम सोल्यूशन शेड करते हैं। आपने सबसे पहले उसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद आपने इक्वेशन से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, x इंटरसेप्ट आपने x एक्सिस के ऊपर बनाना है, y इंटरसेप्ट आपने y एक्सिस के ऊपर बनाना है। उसके बाद आपने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन है उसका ग्राफ ड्रा कर देना है। अब आपने फैसला ये करना है कि जो लाइन है इसकी ओरिजिन वाली साइड हम शेड करें या फिर ओरिजिन के अलावा यानी कि ओरिजिन से जो अपोजिट साइड है वो शेड करें। तो उसके लिए आपने अपनी इनइक्वालिटी के अंदर ओरिजिन को पुट करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पुट किया है। आपने इनइक्वालिटी के अंदर x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करनी है। अगर तो इनइक्वालिटी हो जाए सेटिस्फाई तो उस वक्त आपने 0 को उसके सोल्यूशन में इंक्लूड करना है, यानी कि 0 0 वाली जो या फिर जो ओरिजिन है उसकी जो साइड है वो आपने शेड कर देनी है। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, जो ओरिजिन वाली साइड थी उसको हमने यहाँ पे शेड कर दिया। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इसको हम क्विकली देख लेते हैं क्योंकि जो पूरा प्रोसीजर है वो हमने पहले समझ लिया अपने पहले पार्ट के अंदर। तो इसके आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे तकरीबन सेम ही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, आप सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी तो इसकी हेल्प से आपके पास आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। उसके बाद आपने फाइंड करना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि हमने एक्स को 0 पुट करना होता है, x को 0 पुट कर दें। इक्वेशन के अंदर आप x को आप 0 लिखेंगे, y की वैल्यू आपके पास आएगी। उसके बाद आप y इंटरसेप्ट लिखेंगे, x की वैल्यू 0 जो आपने फ़र्ज़ की है वो लिखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे आई है आप उसके बाद वो लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने इस इक्वेशन को ड्रा करना है। उसके लिए हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है ये वाला 7 0 को आपने यहाँ पे ड्रा करना है x इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट हमारे पास जो ये वाला है 0,3 उसको आपने यहाँ पे ड्रा कर देना है। उसके बाद दोनों को ज्वाइन करके आपने लाइन का ग्राफ बना देना है। अब आपने डिसीजन ये लेना है कि जो ओरिजिन है क्या आपने इसको सोल्यूशन में रखना है या नहीं रखना। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम फाइंड करेंगे कि जो ओरिजिन है क्या ये सेटिस्फाई करते हैं हमारी इनइक्वालिटी को या नहीं करता। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगला स्टेप करेंगे, टेस्ट दी ओरिजिन। आपने इनइक्वालिटी लिखनी है, आपने ओरिजिन उसके बाद यहाँ पे पुट कर देना x y इज इक्वल टू 0 0, यहाँ पे x 0 पुट करें, y भी आप 0 पुट करें। तो ये साइड पूरी 0 हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो 21 है ये साथ वैसे ही आ जाएगा। अब देखें जब आपने इस इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 पुट किया तो हमें ये इनइक्वालिटी ये बता रही है कि 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, जो कि ठीक नहीं है। 0 कभी भी 21 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। जो हमारी इनइक्वालिटी है इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसलिए या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है इसने हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसलिए जो ओरिजिन है ये अब सोल्यूशन में शामिल नहीं है। अब अगर ओरिजिन सोल्यूशन में शामिल नहीं है तो हम यहाँ पे इसको अब लिख सकते हैं ओरिजिन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सोल्यूशन। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने वही जो लाइन ली थी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन से जो हमने इससे पहले लाइन ड्रा की है उसका जो ओरिजिन वाला पार्ट है या फिर उसकी जो ओरिजिन वाली साइड है वो हमने अब शेड नहीं करनी। जो ओरिजिन से अपोजिट साइड है उसको हमने अब कर देना है शेड। ये है जी हमारे पास सोल्यूशन हमारी गिवन इनइक्वालिटी का, उसको हमने यहाँ पे शेड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट के अंदर भी अगेन हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है। यहाँ पे अगेन सबसे पहले वही काम करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, उसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है, यहाँ पे इस तरह से 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी तो उसकी हेल्प से आपके पास जो पॉइंट आएगा वो होगा x इंटरसेप्ट।
इसी तरह से आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। आपने एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करनी है, आपने इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 आपने पहले से फ़र्ज़ की हुई है, वाई की वैल्यू आपके पास आ गई -3, वो यहाँ पे लिख दें। तो 2 पॉइंट्स आ गए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे टेस्ट दी ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को टेस्ट करना है। देखें पहले हम क्या करते थे, पहले हम जो इक्वेशन होती थी उसकी लाइन ड्रा करते थे, उसके बाद हम ओरिजिन को टेस्ट करते थे। अब क्योंकि मेथड हमने काफ़ी डेवलप कर लिया है, उसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ओरिजिन को भी टेस्ट कर सकते हैं। ओरिजिन को टेस्ट कर लें, उसके लिए देखें क्या करना होता है। ओरिजिन को टेस्ट करने के लिए आपने इक्वेशन यूज़ नहीं करनी होती, आपने ख्याल रखना है इक्वेशन आप बनाते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए, लेकिन जब आपने ओरिजिन को टेस्ट करना है तो आपने अपनी इनइक्वालिटी के अंदर ओरिजिन को टेस्ट करना है। ओरिजिन को टेस्ट करें, जो गिवन इनइक्वालिटी थी उसको देखें, ये हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है, ये वाली। इसके अंदर आप ओरिजिन को पुट कर दें यहाँ पे। जब ओरिजिन को आप यहाँ पे पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, तो इसका क्या मतलब है, 0 इज़ ग्रेटर दैन 6। अब देखें यहाँ पे 0 0 मैंने गलती से लिख दी, यहाँ पे सिर्फ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा सिर्फ 0। 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। देखें जो 0 है ना ये 6 के बराबर हो सकता है, ना ये 6 से बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। अब क्योंकि 0 0 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी, उसकी हमने जो लाइन ड्रा की थी यहाँ पे, ये वाली लाइन, उस लाइन में जो ओरिजिन वाली साइड है उसको आपने अब शेड नहीं करना, जो ओरिजिन के अपोजिट साइड है वो आपने शेड कर देंगे। देखिए अब ये लाइन जो है, इसका ग्राफ हमने यहाँ पे कैसे बनाई ये भी आप देख लें। हमारे पास जो इक्वेशन है उसका एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास ये था 2 0, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो हमारे पास था 0 -3। तो हमने 2 0 और 0 -3 को सबसे पहले ड्रा किया। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 2 0 और यहाँ पे हमारे पास है 0 -3 यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ये हमारे पास है 2 0 और यहाँ पे हमारे पास है 0 -3 यहाँ पे। ये वाई इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट। हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी। अब देखिए यहाँ पे हमने साथ ये मेंशन भी किया है कि ये ग्राफ किस चीज़ का है। ये जो लाइन है, ये लाइन इनइक्वालिटी को डिनोट नहीं कर रही, लाइन इक्वेशन को डिनोट कर रही है। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन लिखी है, लाइन डिनोट कर रही है इक्वेशन को, तो आपने साथ यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देनी है कि किस इक्वेशन को डिनोट कर रही है। उसके बाद क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे हो गया फेल, ओरिजिन ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसलिए आपने ओरिजिन के अपोजिट जो साइड थी उसको आपने कर दिया शेड। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर भी हमने सेम वही काम किया है। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी है, उसके बाद हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, उसके लिए वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी 4, और एक्स की वैल्यू आपने अब 4 लिखनी है, वाई की वैल्यू आपने ये 0 ले लेनी है। ये आपके पास है जी एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स आपने 0 पुट करना है, तो वाई की वैल्यू आएगी -5, तो ये आपके पास आ गया वाई इंटरसेप्ट। उसके बाद ओरिजिन को टेस्ट करना है, 0 0 जब आप इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, तो ये सेटिस्फाई होगी इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हैंस द ओरिजिन इज़ इंक्लूडेड। तो ओरिजिन यहाँ पे सोल्यूशन में इंक्लूडेड है। आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को यूज़ करके इस तरह से जो हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसका आपने सबसे पहले ग्राफ ड्रा किया, यानी कि लाइन ड्रा की। उसके बाद आपने शेड कर दिया। शेड किस तरह से करना है, क्योंकि ओरिजिन यहाँ में इंक्लूडेड है, तो ओरिजिन वाली साइड के ऊपर आपने इसको शेड कर देना ऐसे, ठीक है, इस तरह से ओरिजिन वाली साइड यहाँ पे शेड हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी गिवन है, इसमें जो प्लस का 1 है, इसको आप दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 को अगर आप दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पे डिवाइड करवा दें, तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ आपके पास -1/2। अब आपने x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 को ड्रा करना है अपने प्लेन के अंदर। देखिए इसको हमने अब रियल लाइन के ऊपर ड्रा नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ था कि आपने इसको प्लेन के ऊपर ड्रा करना है। देखिए पहले आपको मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो तो उसको हम रियल लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो तो उसको हम डिनोट करते हैं प्लेन के अंदर। ये तो हमारे पास एक वैसे रूल है कि अगर x हो तो उसको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, और अगर हमारे पास x, y 2 वेरिएबल्स हो तो उनको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्लेन ही चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास अगर सिर्फ एक वेरिएबल हो तो उसको भी आप प्लेन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे इसको देखेंगे किस तरह से हमने इसको ड्रा करना है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, या फिर ये रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको प्लेन के ऊपर ही ड्रा करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो वैसे वेरिएबल्स हैं वो x, y दोनों वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए हमने प्लेन ले लिया। x एक्सिस और y एक्सिस हैं जिसके अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ x।
अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ x है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन है वो अब सिर्फ x के ऊपर है। अगर कंडीशन सिर्फ x के ऊपर है, y यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो y यहाँ पे है फ्री वेरिएबल, y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। x फिक्स हो गया, लेकिन जो y है वो अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकता है। वो किस तरह से? वो ऐसे मूव करेगा कि जो x है वो तो हमारे पास है -1/2 इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आ गया -1/2, लेकिन जो y है वो फिक्स नहीं है, वो है फ्री। अगर y फ्री है तो आप y के लॉन्ग ऊपर भी जा सकते हैं और y के लॉन्ग आप नीचे भी आ सकते हैं। जब आप y के लॉन्ग ऊपर और नीचे आ सकते हैं तो ये जो पूरी लाइन है ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ होगा? ये ग्राफ होगा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन का, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन्स होती हैं वो इक्वेशंस के ग्राफ होती हैं। इसकी जो देखें एसोसिएटेड इक्वेशन है वो अब क्या होगी? वो इस तरह से होगी कि हमारे पास ये वाला जो साइन है इसकी जगह इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसको डिनोट किया है 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन का साइन आ गया, इक्वेशन की जो लाइन है वो भी आ गई। लेकिन यहाँ पे देखें जो x है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, यानी कि -1/2 तो है, उससे बड़ा भी है। -1/2 से x बड़ा किस साइड के ऊपर होता है? इस साइड के ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आप ड्रा कर रहे हैं इसको प्लेन के अंदर, तो फिर आप सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ड्रा नहीं कर सकते। ये जो वर्टिकल आपके पास लाइन है इस पूरे को आपने इधर शेड करना है इस साइड के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका 6th पार्ट देखते हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। अब देखें ये भी उसी तरह से काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ y वेरिएबल है। तो आप देखें यहाँ पे क्या करेंगे, आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4/3। 4/3 का क्या मतलब है? 4/3 जो है वो इस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे कि ये 1 और 2 के दरमियान कहीं आएगा, ठीक है। 1/2 के दरमियान यहाँ पे आएगा आपके पास 4/3। और इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो कैसे होगी? आपने इस इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी का साइन ऐसे लगा देना इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो आपके पास जो y है इसके ऊपर तो कंडीशन है कि y फिक्स है 4/3 है, यानी कि जो y है वो यहाँ पे है 4/3, लेकिन जो x है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर x है फ्री, तो फिर आप x के अलॉन्ग इधर भी मूव कर सकते हैं ऐसे, और इधर भी मूव कर सकते हैं। इसीलिए आपने अब यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर अपनी लाइन ली है। और उसके बाद देखिए आपने y की वैल्यूज़ लेनी कैसे हैं? y की वैल्यूज़ आपने 4/3 के बराबर भी लेनी है और उससे आपने छोटी भी लेनी है, यानी कि छोटी वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे होती हैं y की, ऐसे, ठीक है, इस साइड के ऊपर। तो आपने इस तरह से इसको शेड कर दिया। इसके 6 पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो हमारे पास ये जो 4/3 है इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको डिनोट करके यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही अप्लाई होना है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ 2 गिवन है। यहाँ पे हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी होगी पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरी को सॉल्व करेंगे। यानी कि एक हमारे पास जो शेडेड रीजन होगा वो होगा पहली इनइक्वालिटी का, एक शेडेड रीजन होगा हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी का। उसके बाद दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो हमारे पास हमारा सोल्यूशन होगा हमारे इस गिवन सेट का। यहाँ पे हमें एक सेट गिवन होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, जिस सेट के अंदर 2 इनइक्वालिटीज़ होंगी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। शेड करके हमने इनका सोल्यूशन देखना है। ज़्यादा डिटेल में जो कैलकुलेशंस हैं उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। डिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेथड पहले देख चुके हैं। इसको हम क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है इनकी हमने सबसे पहले कोरिस्पोंडिंग इक्वेशंस लिखनी है। सोल्यूशन है हमारे पास कोरिस्पोंडिंग इक्वेशंस। इसकी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई ये। पहली इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसकी इक्वेशन को हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। हमने सबसे पहले हमारी जो पहली इक्वेशन है इसको हमने ग्राफ करना है। ग्राफ करने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, उनकी हेल्प से हमने इसका ग्राफ यानी कि इसकी लाइन बनानी है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है इसमें से आप सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो y है उसको हमने 0 पुट करना है। आप y को यहाँ पे 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। आपने ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इससे आपको पता चलेगा कि आप इक्वेशन 1 के साथ ये पहले पूरा प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट। आपने पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर आपने
वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 क्योंकि x इंटरसेप्ट ले रहे हैं। यहाँ पे आप अगर y को 0 पुट कर दें इस तरह से तो आपके पास एंड के ऊपर जो x है इसकी वैल्यू 3 आ गई। ये आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट। उसी तरह से आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की हेल्प से यहाँ पे एक लाइन बना देनी। ये आपके पास जो पहली इक्वेशन है उसकी लाइन आ गई। उसके बाद आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है इसकी आपने अब लाइन ड्रा करनी है। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर है। यहाँ पे जो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, आपने इस तरह से लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। x इंटरसेप्ट के लिए आप y को 0 पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी। ये आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x इंटरसेप्ट को आप यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं और जो y इंटरसेप्ट ये है हमारे पास, इसको आपने ड्रा कर दिया यहाँ पे। उसके बाद दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास जो लाइन है ये लाइन आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन की। देखिए हमारे पास अब जो दोनों इक्वेशंस हैं इनकी लाइंस आ चुकी हैं। हमने अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ओरिजिन को टेस्ट करना है दोनों इक्वेशंस के लिए या फिर दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए। पहली इनइक्वालिटी के लिए ओरिजिन को टेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हम ओरिजिन को टेस्ट करेंगे। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करते हैं तो हम जानते हैं कि ओरिजिन वाली साइड को हम शेड करते हैं। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता इनइक्वालिटी की तो हम जो ओरिजिन की अपोजिट साइड होती है उसको फिर हम शेड करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हम लिखेंगे टेस्ट द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट द ओरिजिन। सबसे पहले हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है। देखिए हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ थी वो दो थी। पहली इनइक्वालिटी को यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे x और y को 0 पुट करते हैं, हम जानते हैं। तो 0 जब वो लेस देन और इक्वल टू 6 इसने बताया, इसका मतलब है ठीक है पहली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है ओरिजिन के ऊपर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेटिस्फाइड। और जो दूसरी हमारे पास इनइक्वालिटी, इसके अंदर अगर हम x y को 0 0 पुट करें तो ये भी सेटिस्फाई है, तो इसका हम लिख देते हैं ये भी सेटिस्फाइड है। अब देखिए हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है इसके कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन कौन सी थी, वो ये इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ पे जो लिखी हुई है नीचे ये इक्वेशन। ठीक है, इसको अगर आप देखें और उसके बाद इसको देखें तो ये सेम है। जो ग्राफ हमने बनाया था इस नीचे वाली इक्वेशन का वो यही ग्राफ था, यही लाइन थी। अब देखिए हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है इसने सेटिस्फाई कर दिया ओरिजिन को, तो आपने ये साइड इसकी शेड कर दी ऐसे। ठीक है, मैं इसको शेड कर रहा हूँ रेड कलर के अंदर। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसने भी सेटिस्फाई किया, तो दूसरी जो इनइक्वालिटी है इसके कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी ये वाली। ठीक है, इसका जब आपने शेड करना है रीजन तो वो भी आपने ओरिजिन वाली साइड वाला ही शेड करना है। वो इस तरह से शेड करते हैं, उसको मैं डिफरेंट कलर से शेड करता हूँ। फॉर एग्जांपल उसको हम शेड कर देते हैं इस तरह से ग्रीन कलर से। ठीक है, ऐसे उसका ये रीजन है दूसरी इनइक्वालिटी का ये वाला। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं इनके रीजन हमने शेड तो कर दिए। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि वो रीजन जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के रीजन के अंदर कॉमन होगा वो हमारे पास होगा सोल्यूशन दोनों इनइक्वालिटीज़ का इकट्ठा। तो देखिए कौन सा पोर्शन कॉमन है, जो पोर्शन कॉमन है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। वो ये वाला पोर्शन है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, ये पोर्शन ऐसे। ठीक है, ये पोर्शन कॉमन है जो कि ऐसे आगे जा रहा है, इस तरह से ऐसे आगे जा रहा है। तो इसलिए हमने इस पोर्शन को यहाँ पे शेड कर दिया जो कि यहाँ पे ऑलरेडी शेडेड है। ठीक है, ये वाला रीजन शेड कर दिया। इस तरह से आपने शेड करना है इनको। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखें जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ गिवन थी अगेन हमने वही काम किया। हमने यहाँ पे उनकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखी। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 को स्केच किया। उसके बाद फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को स्केच किया। ठीक है, इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन की डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये अब काफ़ी क्लियर हो गया। इक्वेशन 2 जो है इसको हमने अब यहाँ पे स्केच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ओरिजिन को टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ओरिजिन को टेस्ट कर लिया। अब ये हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है इसने सेटिस्फाई किया और इसने देखें सेटिस्फाई नहीं किया, यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड, करेक्शन कर लें, इसने सेटिस्फाई नहीं किया। लेकिन जो हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो देखें इनका जब हम अब शेड करेंगे रीजन, ये थोड़ा सा अब इंफॉर्मेटिव होगा। वो इस तरह से होगा कि आप देखें हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, ये लाइन देखें, ये यहाँ पे इसके साथ मैंने लिखा हुआ है। ये देखें वही लाइंस है जो पहले हमने अलग-अलग बनाई थी, उन दोनों को यहाँ पे मैंने एक ही प्लेन के ऊपर इकट्ठा करके बना दिया। आपने ऐसे ही करना है, जब आपने दो इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन शेड करना है तो आपने दोनों लाइंस को इकट्ठा एक ही प्लेन के अंदर लिखना है, तब दोनों का इकट्ठा सोल्यूशन हमारे पास आएगा। तो देखिए हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, ये लाइन डिनोट करे इस इक्वेशन को, और ये किसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, ये हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। ठीक है, दोबारा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं।
ठीक है जी। जो पहली इनइक्वालिटी है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारे पास ये है और उसका ये जो लाइन है ये उसका ग्राफ है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है इसने सेटिस्फाई नहीं किया था ओरिजिन को, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की अपोजिट साइड के ऊपर आप शेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन की मुखालिफ साइड के ऊपर हमने इसको शेड करना है। लेकिन हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसने क्योंकि ओरिजिन को कर दिया सेटिस्फाई, तो इसकी जो अब कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी वो ये इक्वेशन थी, ये वाली, ठीक है। इसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है ये इक्वेशन और इसकी ये लाइन थी। अब देखिए इसने क्योंकि कर दिया सेटिस्फाई, तो इसीलिए इसकी जो लाइन है उसके बाद उसके ऊपर जब आप शेडिंग करेंगे तो आप ओरिजिन वाली साइड के ऊपर ही शेड करेंगे इस तरह से। इस लाइन को आप शेड करेंगे ओरिजिन वाली साइड के ऊपर ऐसे। अब देखिए दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला है, ठीक है। ये पोर्शन दोनों के अंदर है कॉमन, तो इसलिए फिर आपने इसको कर दिया शेड, ठीक है। जिस तरह से आपने कॉमन पोर्शन को शेड किया तो आपके पास सॉल्यूशन रीजन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका एक और पार्ट। यहाँ पे अगेन हमारे पास उसी तरह से दो इनइक्वालिटीज़ हैं। आपने सबसे पहले जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं वो लिखनी है। अब देखें क्योंकि मेथड तो काफ़ी क्लियर हो गया है, अब इसकी ज़्यादा डिटेल में दोबारा जाना टाइम ज़ाया करने वाली बात है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं देख रहा। इसको क्विकली इसका ओवरव्यू आपको मैं एक दे देता हूँ, अगर कोई टेक्निकल पॉइंट हुआ तो वो यहाँ पे मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आ गई। पहले इक्वेशन से हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके उसको यहाँ पर स्केच कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास हमारी दूसरी इक्वेशन, उसके भी हमने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड किए और उसके बाद नीचे उसको हमने यहाँ पे स्केच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है टेस्टिंग दी ओरिजिन। ओरिजिन को टेस्ट करेंगे। पहली इनइक्वालिटी के ऊपर अगर आप टेस्ट करें तो सेटिस्फाई नहीं करती पहली इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई है। तो यहाँ पे आप लाइंस अब ड्रा करेंगे। देखिए अब कौन सी लाइन किसकी है, जो हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी उसकी ये लाइन है, पहली लाइन, ठीक है। क्योंकि इसने अब सेटिस्फाई नहीं किया था, नॉट सेटिस्फाइड था, तो इसलिए इसका जो शेड है या फिर इसका जो रीजन है वो इधर शेड होगा ओरिजिन की अपोजिट साइड के ऊपर। अब ये जो दूसरी लाइन है ये देखें किसकी है, ये इसकी है, यानी कि ये जो हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन की लाइन इसने सेटिस्फाई किया, तो इसका जो ग्राफ है ये आपने शेड करना है इस साइड के ऊपर, ओरिजिन वाली साइड के ऊपर। तो इनका जो कॉमन पोर्शन है देखें वो कौन सा बनता है, वो ये कॉमन पोर्शन ये बनता है, ठीक है। इसलिए ये जो कॉमन पोर्शन है इसको आपने शेड किया और जो कॉमन पोर्शन है ये हमारे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका एक और पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारे पास। देखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। देखिए वेरिएबल एक हो या फिर वेरिएबल इनइक्वालिटी के अंदर दो हों, इनको हम ग्राफ करना पहले देख चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक्स हो तो उसको हमने कैसे ग्राफ करना है, और अगर हमारे पास वाई हो तो फिर उसको हमने कैसे ग्राफ करना है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अगेन उसी तरह से कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखनी है। आपके पास जो इक्वेशन 1 है उससे आपने एक्स इंटरसेप्ट लेना है, वाई इंटरसेप्ट लेना है और आपने उसको यहाँ पे इस तरह से एक्स और वाई इंटरसेप्ट की हेल्प से स्केच कर देना है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है इसके अंदर सिर्फ क्योंकि आपके पास है एक्स, जब वाई यहाँ पे है ही नहीं तो आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करने, वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले से मौजूद है। तो आप एक्स की उसी वैल्यू को लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू -3/2 है, तो यहाँ पे होता है y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो y ऊपर और नीचे दोनों साइड्स के ऊपर एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ये लाइन जो है ये आपके पास इस इक्वेशन का ग्राफ है। क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल था इसलिए यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे अब स्केच कर लिए दोनों लाइन्स को। अब ओरिजिन को टेस्ट करें। पहली इनइक्वालिटी जो है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है, जो दूसरी इनइक्वालिटी ये भी ओरिजिन को करती है सेटिस्फाई। तो इन दोनों की जो लाइन्स हैं उनका जो आपने स्केच करना है वो ओरिजिन वाली साइड के ऊपर ही करना है। तो ये आपके पास जो लाइन है इसको भी आपने ओरिजिन वाली साइड के ऊपर बनाना है। ठीक है जी। पहली हमारे पास जो लाइन है इसको भी हमने ओरिजिन वाली साइड के ऊपर स्केच किया इधर ऐसे, और जो दूसरी लाइन है इसको भी हमने ऐसे ओरिजिन वाली साइड के ऊपर स्केच कर दिया है और दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो आपने यहाँ पे ऐसे शेड कर दिया इस तरह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिसका 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास अगेन जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसके अंदर सिर्फ y है। हम जानते हैं कि हमने इसको कैसे स्केच करना है। अगेन आपने सबसे पहले कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखनी है। उसके बाद आपने इक्वेशन 1 जो है उसकी हेल्प से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेने हैं ये दोनों, और इन दोनों की हेल्प से आपने इसकी जो लाइन है वो यहाँ पर ड्रा कर लेनी है ऐसे, ठीक है जी। लाइन यहाँ पर ड्रा हो गई। उसके बाद आपने जो सेकेंड इक्वेशन है उसको आपने
ड्रा करना है, यानी कि उसकी लाइन आपने ड्रा करनी है, वो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 4, तो उसकी ये हमारे पास लाइन है, y की वैल्यू तो 4 है, फिक्स है, लेकिन x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो आप x की डायरेक्शन में इधर भी मूव कर सकते हैं और इधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने ओरिजिन को टेस्ट करना है। जो हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती, दूसरी इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है। हमारे पास जो ये वाली लाइन है ये है पहली इनइक्वालिटी की कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन की लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है वो है ये, और इसकी कोरिस्पोंडिंग जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, ठीक है जी। तो इसकी ये लाइन है, ये क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करती, तो आपने क्या करना है, अब इसकी जो शेडिंग है वो आपने इधर करनी है, इस साइड के ऊपर, ओरिजिन की अपोजिट साइड के ऊपर इधर, ठीक है। इसको आपने इधर शेड करना है। लेकिन आपके पास जो दूसरी इनइक्वालिटी है ये क्योंकि ओरिजिन को कर रही है सेटिस्फाई, तो इसलिए आपने इसका जो शेड है वो आपने इधर बनाना है, ओरिजिन वाली साइड के ऊपर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, ठीक है। दोनों का ये कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन हाईलाइट कर दें, उसको शेड कर दें, तो आपके पास जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सिक्स्थ और लास्ट पार्ट। ये काफ़ी सिंपल सा है, सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए, इसको भी क्विकली देख लेते हैं। आपने सबसे पहले अगेन इक्वेशंस लिखनी है दोनों, उसके बाद आपने पहली इक्वेशन से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेने हैं, तो आपने पहली इक्वेशन की जो लाइन है वो यहाँ पे ऐसे ड्रा कर देंगे। उसके बाद आपके पास होगी सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से भी आपने y की वैल्यू पुट करनी है एक्स इंटरसेप्ट के लिए, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है, तो आपके पास ये आएगा x इंटरसेप्ट, ये आएगा y इंटरसेप्ट। आपने यहाँ पे x इंटरसेप्ट यूज़ करना है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे, और y इंटरसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। दोनों को ज्वाइन करके आपने लाइन ड्रा करनी है। दोनों लाइन्स ड्रा हुई हैं, उसके बाद हमने अब ओरिजिन को टेस्ट करना है। ओरिजिन को टेस्ट करेंगे, पहली इनइक्वालिटी के अंदर आप 0 0 पुट करें तो ये सेटिस्फाई करती है, दूसरी जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करती है, ठीक है। दोनों सेटिस्फाई कर गई हैं। आप यहाँ पे दोनों ग्राफ ड्रा कर दें। देखिए हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है इसकी कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन देखें कौन सी होगी, इसकी कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन हमारे पास है ये, ठीक है। इसका ग्राफ हमारे पास यहाँ पे इसकी ये लाइन है। जो हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है वो ये है, इसकी जो कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन है वो ये है, इसकी जो लाइन है वो यहाँ पे है। अब दोनों क्योंकि सेटिस्फाई कर रही हैं, तो जो दोनों के आपने शेड करने हैं वो ओरिजिन वाली साइड के ऊपर ही करने हैं। इसकी आपने शेडिंग इधर करनी है ओरिजिन वाली साइड के ऊपर, और जो दूसरी आपके पास इक्वेशन है या फिर दूसरी इनइक्वालिटी है इसकी भी आपने शेडिंग इधर करनी है। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो आप देख लें, कॉमन पोर्शन इन दोनों का ये बनता है, तो इसलिए ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन रीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व किया है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने किस तरह से लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन यानी कि रियल लाइन और रियल प्लेन के अंदर डिनोट करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस अगर आप इनका एक एक पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं तो क्योंकि तमाम पार्ट्स के अंदर स्टेप्स तो सेम यूज़ हो रहे हैं, बाकी पार्ट्स करने में भी कोई इशू होगा नहीं। तो हमारे पास ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे।